नव भारत का साहित्य वो धरोहर है जो बदलते समय, समाज और सपनों का प्रतिबिंब है। नव भारत का साहित्य केवल शब्दों की रचना नहीं, ये एक क्रांति है जो समाज की धड़कनों को सुनता है और उसके सपनों को आकार देता है, साकार करता है। तो आइए इस सत्र का आगाज करेंगे। डॉक्टर हिंडोल सेन गुप्ता बहुप्रतिष्ठित इतिहासकार, शिक्षाविद और लोकप्रिय लेखक हैं। आपने 9 पुस्तकें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के रणनीति और अनुसंधान में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और फॉर्च्यून पत्रिका के भारतीय संस्करण के संपादक हैं। आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टर सेन गुप्ता एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने क्रॉस कल्चरल समझ को बढ़ावा देने के लिए विल्बर पुरस्कार को जीता है और नोबेल पुरस्कार विजेता F.A. हायेक की याद में हायेक पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। भारत में उनके काम को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार, कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सेन गुप्ता के पास जिंदल इंडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी है। संसद टीवी के लिटरेरी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आनंद रंगनाथन एक वैज्ञानिक होने के साथ ही एक प्रखर वक्ता और लोकप्रिय लेखक भी हैं। आपने यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राकृतिक विज्ञान में BA, MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने आनंद इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली में स्टाफ रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में 16 वर्षों तक कार्य किया। विशेष रूप से मलेरिया और तपेदिक रोगों के डायरेक्ट एवोल्यूशन, पैथोजेनेसिस और थेरेपी पर शोध किया है। आप लेखन में काफी सक्रिय रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपके विचार लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। आपने अब तक 5 किताबें लिखी हैं। सूफले और हिंदू राष्ट्र में हिंदू 2023 में आई है। एक और पुस्तक इंडियाज फॉरगॉटन साइंटिस्ट्स जल्द ही आने वाली है। संसद टीवी के लिटरेरी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। Suman Arora is Additional Secretary, Lok Sabha. She has extensive experience spanning over 34 years in various capacities in the Lok Sabha Secretariat, Parliament of India. She accompanied Prime Minister Narendra Modi to 15 countries as his simultaneous interpreter. A Harvard and Yale certified psychologist, Suman Arora is passionate about writing on human behavior. She has authored 2 books, Soul Tweets, which explores human behavior and positive psychology through engaging real-life examples. The second book, One Step Higher, is also a continuation of her exploration into human behavior and positive psychology. Her research paper, Parenting, the Whys and Hows, was published in the academic book Dynamics of Children's Literature. She has also published numerous articles on women empowerment, child welfare, mental health, and other social issues. It gives me immense pleasure to welcome you to the Sansad TV Literary Conclave. चूंकि हम बात कर रहे हैं साहित्य जो नए बदलावों को आयाम देता है, साहित्य वही है जो हर बदलावों को शब्द देता है। नए भारत का साहित्य वो दिशा है जो समाज के सपनों को साकार करता है। अब मैं इस सत्र के लिए हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं और मॉडरेटर श्री राजेश झा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विचारोत्तेजक चर्चा को आगे बढ़ाएं। मंच आपके हवाले, श्री झा। थैंक यू अमृता। जैसा कि इस सेशन का
टॉपिक है नव भारत का साहित्य। और जब हम नव भारत के साहित्य की बात करते हैं तो ये वास्तव में देश में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। और बहुत धीरे धीरे ये परिवर्तन ही देश की पहचान को आकार देते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हिंडोल सेन गुप्ता, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन एंड सुमन अरोड़ा जी। मेरा पहला सवाल है प्रोफेसर हिंडोल सेन गुप्ता जी से। आप हिस्ट्री, बायोग्राफी, जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, ये ट्रांजिशन कैसे एक से दूसरे तक? आपने ये जो सवाल पूछा है झा साहब, इसको ना मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। हमारे देश में हर फील्ड को हम एक थोड़ा सा एक आइसोलेट करके साइलो में, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे देखते हैं। अगर आप मेरा काम देखें, मैं एक ऐसा भारत जो अपने आप को विश्व की सबसे उत्तम देशों में पाएगा, उस भारत के तरफ हम कैसे जाएंगे, ये मेरे जो जितना भी काम है, मेरे 12 पुस्तकें हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, जो भी हैं, मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, उनका जो कॉमन थीम है वो यही थीम है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मैंने पहले किताब जब लिखा था वो टेक्सटाइल के इतिहास के ऊपर था, कपड़ों के इतिहास के ऊपर था। उसके बाद मैंने जब इकोनॉमिक्स के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर किताबें लिखा, उसमें मैंने दर्शाया कि हमारा जो आज हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल नेशन, स्टार्टअप वगैरह वगैरह, पर ये जो बिजनेस का जो इतिहास है ये हमारे देश में हजारों साल पुराना है। रोम में एक इतिहासकार थे प्लिनी करके, वो कहते थे कि हमारे जो धन कोश है रोम का, वो खत्म हो जा रहा है क्योंकि रोम के जो वासी हैं वो इतना इंडीज माने इंडिया से इतना चीजें खरीदते हैं। क्या चीजें खरीदते हैं? ऑफ कोर्स स्पाइसेस, हमको पता ही है। टेक्सटाइल खरीदते हैं। गोलकोंडा के जो डायमंड्स है, गोल्ड है उस समय, तो वो हम वहां पे ज्वेलरी है, वुडवर्क है, वो एक खरीदते थे। तो वो हम सब भूल गए बीच में और उसको हमें वापस लाना पड़ा। हिंदुइज्म के ऊपर भी अगर आप देखें, जो काम मैंने किया है, लास्ट किताब मैंने लिखा था विवेक देबरॉय जी के साथ अष्टवक्र गीता का अष्टवक्र का नाम उल्लेख हुआ पहले सत्र में। एक तो है इकोनॉमिक रिवाइवल, दूसरा है कल्चरल रिवाइवल। तो अगर आप देखिए बीइंग हिंदू का उल्लेख हुआ, मैंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर जो किताब लिखा था, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, इसको आप एक कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल इतिहास का एक रिवाइवल का आप सोच सकते हैं। उसके बाद एक जियोपॉलिटिक्स का, और ये सारा इंटरकनेक्टेड है। आप बिजनेस तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ होगा, आपके पास जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ होगा, आपके पास बिजनेस प्रोडक्ट्स होंगे, अगर आपका एक कल्चरल कॉन्फिडेंस आपके देश में है। अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। और इन सारे को लेके ये जो मैंने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया, बहुत लोगों को पता नहीं, अभी तो भारत सरकार इसके ऊपर मूर्तियां बना के पूरे विश्व में भेज रही है। कुशक बकुला करके एक एम्बेसडर थे हमारे, बुद्धिस्ट एम्बेसडर, वो एक्चुअली लद्दाख के बुद्धिस्ट मंक थे, साधु थे, पर वो डिप्लोमैट भी थे और 10 साल तक वो मंगोलिया में हमारे डिप्लोमैट रहे। कहा जाता है कि उनके आने से मंगोलिया में कम्युनिज्म गिर गई। ये कहावत है, पर उनके आने के और मंगोलिया में लोग विश्वास करते हैं। वो जब वहां गए, कम्युनिज्म गिर गई। पता चला कि मंगोलिया में एक बहुत पुरानी कहावत थी कि एक लाल रंग का शत्रु आएगा, कम्युनिज्म, उन्होंने उनके हिसाब में, और भारत की तरफ से कोई साधु आएगा
जिसके आने से ये लाल रंग का शत्रु भाग जाएगा। आपको पता हो नहीं है, पर जब कुशक बकुला चलते थे उलान बाटर के रास्ते पे, लोग आके बच्चे उनके पैर पे रखते थे आशीर्वाद के लिए। 10 साल तक चलता वो थे हमारे एम्बेसडर वहां पे। तो आप मेरा जो पूरा काम देखेंगे, ये एक डिस्कवरी है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। जैसे नेहरू जी ने एक बार किया था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पर बहुत इंडियंस को, बहुत भारतीयों को भारत के बारे में बहुत कम पता है। और मेरा जो पूरा काम है वो एक रिवाइवल का काम है कि लोग जाने। पर जानने में भी क्या होता है, वो एक तरफ जानते हैं, किसी को सिर्फ इकोनॉमिक्स पता है, किसी को सिर्फ थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स पता है, किसी को सिर्फ धर्म के बारे में पता है, पर ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। अगर आप मंदिर का इतिहास भी देखें, मंदिर सिर्फ एक भगवान को प्रार्थना के लिए या भगवान की आरती के लिए सिर्फ मंदिर नहीं था। मंदिर हमारे शहरों का एक, जिसको कहते हैं एक फोकल पॉइंट था। इकोनॉमिक्स से लेके लोगों का आना, कल्चर से लेके, वो सारा मंदिर के इर्द गिर्द हुआ करता था। पर ये सब हमने तोड़ दिया, भूल गए, खत्म हो गया। इसको हमें वापस लाना है। तो मेरा काम इसी से कनेक्ट होता है। आप मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं, क्राइम फिक्शन लिखते हैं और हिंदू राष्ट्र जैसा नॉन फिक्शन भी लिखते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ये ट्रांजिशन कैसे है फ्रॉम वन वर्स टू अनदर? हिंदोल दा ने कहा कि इनकी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब है, तो पार्लियामेंट में आके किसी को कहना कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई तो ये नेक्स्ट पार्लियामेंटेरियन बन रहे हैं आपके सामने। और इन्होंने कहा कि एक साधु था जो कहीं गए कि एक लाल रंग के भेष में पहने शत्रु आएगा। तो मैं तो JNU से हूँ, वो साधु को एड्रेस बता दीजिएगा जरा। JNU का जो लाल रंग पहने शत्रु आएगा, उसके लिए कुछ अगर हो सकता है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। नो, आपने जो सवाल पूछा है उसका बहुत स्ट्रेट आंसर है कि एज अ साइंटिस्ट यू प्लान एन एक्सपेरिमेंट, पॉसिबली इट टेक्स अ डे, बट फॉर दैट एक्सपेरिमेंट टू बी completed, for you to see the result of that experiment may take years, sometimes a decade. तो उस टाइम में I think it is very fruitful and very advantageous for you to not be distracted, but to kind of also have something else to okay, distract is one word because the process of science involves a lot of drudgery. कि ideas तो बहुत सारे हैं, लेकिन especially for wet bench molecular biologists, theoreticians की बात अलग होती है। आपको वो प्रूव करने कि वो आइडिया काम करते कि नहीं करते, तो 4-5 साल लग जाते हैं। और एंड में जैसे आप 15 मिनट में एक आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक पेपर लिखने में 4-5 साल बीत जाते हैं। मल्टी लैब, मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशंस करने के बाद वो आता है। So I just found it a good avenue to not be frustrated being involved in only one thing, and one thing led to another, and that's how I kind of developed interest in writing. पहले कुछ लिखा, इनफैक्ट साल 2000 में कुछ लिखा और मुझे अच्छा लगा। जो पहला पेज था मेरे जो फर्स्ट नॉवल का पहला पेज हुआ, लेकिन वो जज कौन करे कि अच्छा है, और मैं किसी को बताना नहीं चाहता था आउट ऑफ एम्बेरसमेंट कि मैंने कुछ लिखा है, कहीं क्या लिख दिया भाई। So I thought the best way would be that I become my own judge. But सारे politicians तो वही करते हैं। तो अपने अगर आप जज बन गए तो आपको कोई गलती नज़र नहीं आएगी आप में। तो कैसे, how to objectively assess yourself. So that means I had to read, and for the next 10 years I actually did not write, but I read. जैसे previous panel में panelist ने कहा कि मेरा बेटा किताब ही नहीं पढ़ता, तो वो सिचुएशन अब सब घर घर में है। मेरा बेटा, मैंने उससे कहा बेटा मेरी किताब तो पढ़ ले, कहता है इसका वीडियो बना लो मुझे वो वीडियो व्हाट्सएप कर देना, मैं वो देख लूँगा। तो अब see, it's not a question of them getting more information or more interested. It's just that the mediums have changed.
You know, I mean, if you, for example, Charles Dickens, most of his iconic books were written as small series in comic books, you know. So we have to change with the times. For me or for somebody else to say कि आज की generation पढ़ती नहीं है, that's not correct. I think the medium has changed. आज की generation देखती है, and they are so much more aware than we were. Trust me. I mean, हमें कोई idea नहीं था जब हम इस उम्र के थे जो you know youngsters. I see so many youngsters in the audience. कुछ जो हैं वो youngsters दिख नहीं रहे लेकिन JNU undergrads बन सकते हैं, qualify कर सकते हैं. But the fact of the matter is, if the medium has changed, you have to evolve with the times. You have to keep up pace with it, whatever interests you, as long as, and that's very important, and I think that I would say in whatever little capacity science has taught me, but more than that, not just to be factual and to you know go back to see if other events have happened previously, prior citations, that is the hallmark of science and objectivity. But one thing that struck me when I entered this field of writing was this, I would say, profound immortal quote by a French author, Barthes. And he said, the birth of the reader is the death of the writer. मैंने कहा, if I'm entering this field, the day I start writing for people, writing for constituencies, writing fearful कि oh, that person might hate it, or that community might not like what I am saying, or I must not, let me not write on this, you know, मेरी किताब बिकेगी नहीं. That's the death of you. Then don't write. So that has stuck with me. Whatever I have written, whatever little or in whatever capacity, I've always written it for my own pleasure, and I'm very grateful if it is received well by the audience. But if it isn't, then I don't, you know, hold any grudge whatsoever because I'm doing it for my passion and my pleasure. सुमन जी, आपसे मेरा सवाल होगा. आप 3 दशकों से ज़्यादा लोकसभा के साथ काम करती रही हैं. But what was the motivation behind writing 2 books on human behavior and relationship? Any particular incident or anything? कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है जिससे मुझे लगा कि मैं आई कैन राइट समथिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड वी ऑल लर्न इन अवर डे टू डे लाइफ. एक्चुअली माई बुक्स, बोथ माई बुक्स हैव 30 चैप्टर्स एंड 30 चैप्टर्स ऑफ various shades of human behavior. I have written on various topics. It can even be on stress management, on child psychology, on otherwise human psychology. And in fact, one book was published 10 years back, Soul Tweets, and the second was I wrote in 2016. So what my feelings had been then, what I saw that there were some changes in the society, maybe a downward trend in human relations, or maybe moral values. And you know, my book is based on real life anecdotes. Everyday life के real life incidents मैंने include किए हैं उसमें, and there is humor and there is satire also, and the book is based on positive psychology at the same time. So there are 3-4 themes at the same time in both my books. और उसमें it's motivational in nature as well, based on what I witnessed in society, in our relations or in neighborhood or in personal life or at workplace. Something like, you know, the families are disintegrating. Our principle, like, you know, we talk about Vasudhaiva Kutumbakam, and now we see that the families are nuclear, and they've gone rather ultra nuclear with having just one child. So so many things which I noticed and which I found something like, you know, I felt deeply affected by that. So I've written about that. यही मोटिवेशन था. और एक मेन जो थीम है बीच में मेरा कि वो whatever we are doing, like, you know, we have to strike a balance. Like, for example, I've given real life incidents as I mentioned just now. उसमें we have seen like human psychology is basically all about visuals. Like, if you give too much importance to others and neglect yourself, people will also you know, start treating you like that. So my one theme has been, don't be too sweet that you get eaten up, and don't be too bitter that you get spat out. So it's about daily life, and people find it really relatable, and they, you know, they say, like, in fact, I've got interesting feedback from a few people
There is one girl in Ukraine, and we had gone in 2016. We had gone to Ukraine. It was a personal visit, so family visit. So we met. There was a girl. So we just happened to meet her. And my second book had just come about. And ऐसा जैसे होता है फैमिली में, हस्बैंड सबको दिखा रहे हैं, माई वाइफ हैज रिटन दिस बुक, देखो देखो टाइप. तो किसी ने देखा, एंड शी सेड, यू नो, अ यंग गर्ल, maybe in mid-20s. She flipped through the pages and she said, Suman, can I buy this book? Because somehow I feel it has some chapters which are close to my heart, and I'm having some challenges in my life and these can help me. I said, no, you don't need to buy, I can gift it to you. She and then sent me a feedback, such a wonderful feedback that you have written about my life. This is one wonderful feedback I get about my books. People say, you have written about my life. There was one girl in Canada also I happened to meet. She's a French girl, and then, you know, she cited some chapters. She said, oh, this is about my life. So I was only writing about my life, basically. I didn't know it had such wider appeal. Thank you. Hindol Saab, Soul and the Sword was perhaps the best book you have written. This is my opinion. Thank you. And आपने इसमें बात की है पॉलिटिकल हिंदुइज्म की. जी. बट जो ये इज़्म का पूरा कंसेप्ट है, ये काफ़ी वेस्टर्न है. आई थिंक सो. हमारा जो कहानी है, हमारी जो इतिहास है, हमारी जो सोच है, अगर हम सब कुछ कह देंगे कि इसके साथ किसी और का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको तो ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता, इसको हम समझा ही नहीं सकते, आपको समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर ना वो किस लेवल पे कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी, ठीक है, उनकी सोच है. पर अब ये हमारा देश अभी एक राइजिंग पावर है. हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सोच है, एक हाथ पे हम कहते हैं हमें सॉफ्ट पावर बनाना है, एक हाथ पे हम कहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है वो सबको समझना चाहिए, तभी विश्व का उत्थान होगा, और दूसरे हाथ पे हम कहते हैं कि किसी को समझा ही नहीं सकते. इसका तालमेल में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हाँ, हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं, शायद इज्म शब्द हर जगह फिट नहीं आता है. कुछ लोग कहते हैं मिथोलॉजी का मतलब कुछ और है, वैसे है नहीं, पर कि वो अलग अलग डिबेट है. मिथोलॉजी नहीं यूज कर सकते, पर हम विश्व से बात किस स्तर पे करेंगे. आपको एक कॉमन ग्राउंड तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना. आप कॉमन ग्राउंड फाइंड करके कह सकते हैं कि देखिए, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेफिनेशन. इसके कुछ नुआंसेस हैं जो यूनिक है. मेरा बात ये था, सोल एंड स्वॉर्ड में आपने उस किताब का मेंशन किया था, मैं एकदम सच्चाई आपके प्लेटफॉर्म से बयान करना चाहता हूँ. देखिए, मैंने जब बीइंग हिंदू लिखा था, मुझसे कहा गया था हमारे देश में कि पहले तो ये किताब भारत में नहीं छप सकती, दूसरा अगर भारत में छप भी गई कोई पढ़ेगा नहीं, कोई दुकान रखेगा नहीं, कोई किताब पढ़ेगा नहीं. अच्छा, दूसरा जब मैंने कहा इसको मुझे विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पब्लिश करना है, उन्होंने कहा वो तो भूल ही जाइए, हो ही नहीं सकता. दूसरा जब सोल एंड स्वॉर्ड की बात आया पॉलिटिकल हिंदुइज्म में, फिर से मजेदार बात आप देखिए, फिर से अच्छा, बीइंग हिंदू को जाके विल्बर अवार्ड मिला अमेरिका में. फिर से जब सोल एंड स्वॉर्ड की बात आया, 6 महीने तक उन्होंने प्रयत्न किया कि ये किताब ना छपे. क्यों? उनका लॉजिक था, नहीं, ये तो हिंदुत्व का एक वर्चस्व की बात करता है. मेरा पॉइंट है, हमारे देश में कम्युनिज्म भी है, सोशलिज्म भी है, हिंदुत्व भी है, ये भी है, द्रविडिज्म भी है, सब कुछ है. सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जो कहानी है वो बताए, फिर लोगों को कुछ अच्छा लगे ना लगे. पर हमारा सिस्टम ही था कि कुछ लोगों को बात बोलने का कोई राइट ही नहीं है. और मेरा पॉइंट है, जो मैंने अमेरिकी पब्लिशर एक्चुअली जब उन्होंने मुझे बोला कि आप एक प्रपोजल बनाइए और दिखाइए हमें, मेरा पॉइंट सिर्फ सिंपली ये था, अगर ऐसा कोई देश है जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
उसमें 3 प्रधानमंत्री एक आइडियोलॉजी से बने हैं, तो आप मुझसे कह रहे हैं उस आइडियोलॉजी की हम बात ही नहीं कर सकते? ये तो आई मीन दिस इज मैडनेस, ये तो पागलपन है। पर फिर से, और मैं ये कह रहा हूं, बीइंग सोल एंड सॉर्ड तो ये 2024 में पब्लिश हुआ है, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, तब भी इंडियन पब्लिशर्स से रेजिस्टेंस था। आप ये मत सोचिए ये 2010, 12, 11 की बात है, मैं 2022 की बात कर रहा हूं। पर मुझे बहुत क्लियरली था और ग्लोबल इंटरेस्ट था कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन के पहले का किताब है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जा रहे हैं, तीसरा टर्म शायद उनको मिलेगा, उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये उनके ये जो हिंदू पॉलिटिक्स है उसका आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे? और विश्व भर में इसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट था और है, अभी भी है। तो मैंने लिखा उसके बारे में। मर हमारे देश में होता क्या है, या तो हम कभी ऑब्जेक्टिव कुछ लिखते नहीं हैं, बहुत कम लिखते हैं, या हम एक नेगेटिव बहुत ही विरुलेंट क्रिटिसिज्म लिखते हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या हम हैजियोग्राफी लिखते हैं क्योंकि हमें पसंद है। हम कभी एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री बहुत कम लिखते हैं, इतिहास में लिखते हैं। तो ये हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम कभी बहुत कम हमारा होता है। और मुझे लगता है ऐसे बहुत काम होना चाहिए जो एक ऑब्जेक्टिव, वैसे ऑब्जेक्टिविटी बोल के कुछ होता नहीं है, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट एक फैक्चुअल जो फैक्ट्स ओरिएंटेड है वो एक हम इतिहास प्रोड्यूस करने की कोशिश करें ताकि विश्व हमें ज़्यादा समझे, ज़्यादा जाने। ये कोशिश मेरी है। हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, रिसर्जेंट भारत की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए हिस्ट्री क्या है? मैं पोलेमिक्स में नहीं जाना चाहता और मैं ज्ञान नहीं बांटना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सम रूल्स दैट हैव हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड एज अ राइटर व्हाट इज हिस्ट्री। एंड आई थिंक हिस्ट्री समझने से पहले, हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने से पहले, हिस्ट्री की किताब पढ़ने से पहले, ऑब्जेक्टिवली सोचने से पहले हर एक इंडिविजुअल को एक टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। आप कौन सी टाइमलाइन पे चल रहे हैं? what does it mean that history has a timeline? For me, as a rule, it has worked very well. When I pick up a book of history, almost mentally now, subconsciously, I decide which timeline I as a reader want to be in. As an example, अभी बहुत सारी किताबें पिछले 10 साल में छपी हैं कि India in the Modi era, the Modi years, the Modi this, the Modi that, I mean Narendra Modi, not Nirav Modi or Lalit Modi. उन पे भी छप जाएंगी किताबें। But so what they've done is उनकी टाइमलाइन है 10 साल, before 2014, after 2014, during the Modi age, क्या है उसको लोग assess कर रहे हैं। उसमें they are trying to be objective, but they fail every time because there is Modi derangement syndrome and everyone hates him. So agenda based, जो भी आप कह लीजिए, that is 10-year timeline. उसके बाद बहुत सारी किताबें हैं जो कि दे टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। वो टाइमलाइन आपने डिसाइड कर ली। हिस्टोरिकल आप कह रहे हिस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन आपकी हिस्ट्री शुरू हुई 1947 से। कई लोगों का ये मानना है लेफ्टिस्ट का कि इंडिया ही शुरू हुआ 1947 से, उससे पहले कुछ था ही नहीं। कंप्लीटली इग्नोरिंग आवर लिटरेचर, द फैक्ट्स, विष्णु पुराण, सो मेनी अदर इंस्टेंसेस, भारत ऑलवेज एग्जिस्टेड। साइंटिस्ट की टाइमलाइन क्या है हिस्ट्री की? 14 बिलियन ईयर्स। अब इसमें क्या एजेंडा कोई लेके आएगा 14 बिलियन साल, और क्या सब्जेक्टिविटी लेके आएगा? नथिंग मैटर्स टू अ साइंटिस्ट। आप तो कुछ है ही नहीं, यू आर इनसिग्निफिकेंट, यू आर अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट एटम, फ्लैक, कभी भी उड़ जाए, कभी भी, अभी जिंदा है तो जिंदा है, लाइक एन एनिमल, गया तो गया, नथिंग मैटर्स। सो व्हाई शुड अ बुक एंगर यू सो मच? व्हाई शुड लिटरेचर arouse emotions in you? Because nothing matters. Your timeline is not 10 years, 75 years, 500 years, 1,000 years, 2,000 years from Herodotus. Your timeline is 13.75 billion years.
that, a sense of calmness descends as a reader. कि चलो आपने पढ़ लिया, आपको, yes, इसका एजेंडा था, इसका नहीं था, जो भी है. So I think that as a barometer to judge a book has been very helpful to me. And I've been able to assess things objectively by always remembering that as a scientist and as a human being as well, my timeline is not 10, 15, 20, 100, 200 years. My timeline is 14 billion years. So nothing, absolutely nothing matters. अब मैं इस सवाल पे आता हूँ कि हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र लिखने की आपका था, ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, ये परसेप्शन, अब मैं ये 10 इयर्स की बात करूँगा, 14 बिलियन ईयर्स की बात तो आदमी फिर करे तो फिर कुछ कह ही नहीं सकता. जैसे पिछले पैनल में कितनी अच्छी बात बताई, हम अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देते रहते हैं. अगर आप 100 साल पहले का ट्री ऑफ लाइफ भी देखें, तो उसमें सारे जानवर थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर भी थे, और आदमी सबसे ऊपर बैठा हुआ था पेड़ पे. सो आवर इम्पोर्टेंस 100 years ago was like we are governing everything, we are the center of the universe. अभी आप बायोलॉजी में ट्री ऑफ लाइफ देखें तो उसकी 6000 ब्रांचेज है, और अब एक ब्रांच पे लटके हुए हैं ऐसे, अभी कभी भी गिर सकते हैं. That's the truth. So the amount of importance that we give ourselves is just shocking for being just one of millions of species that inhabit this planet. अब हम रीडिंग की बात कर रहे थे. मिस्टर राकेश सिन्हा ने क्या बताया कि एक विलेज जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, वहाँ पे लोग, लैंग्वेज इज वर्ड ऑफ माउथ, कुकू, किसी का नाम है, किसी का नाम है. So obviously those people haven't read anything. Does that mean that they're in any way lesser than anybody who's read? It's all meaningless. So, to give ourselves some importance, or some sense that, look, we are the ruling class, by the class I mean everybody else, genus, species, are beneath us, is absurd. And if you hold that to account, then nothing matters. But in the last 10 years, this perception was given that we are living in a totalitarian state. हिंदुत्ववादी आ गए हैं, सब के सब, पूरा होड़ आ गया है, सब पे कब्जा कर लिया है, बाकी कम्युनिटी के लोग डरे हुए घूम रहे हैं, भटके हुए घूम रहे हैं, कोई डेमोक्रेसी बची नहीं, और ये हिंदू राष्ट्र आ गया. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरोडी यूज ऑफ हिंदू राष्ट्र. मैंने कहा, इस हिंदू राष्ट्र में जहाँ पे हम फाशिस्ट हैं और वी आर रूलिंग ओवर एवरीवन, और हमारा सेंस है कि वी आर द रूलर्स, हिंदूज आर एवरीथिंग, a couple of discriminations came into my view. The first one was कि हिंदू राष्ट्र में, quote unquote हिंदू राष्ट्र में 7 lakh Hindus are refugees in their own land. Kashmiri Hindus, for 34 years they were exiled, and they haven't been able to, or the state hasn't rehabilitated them, haven't brought them, or taken them back to their houses. Which big, large country, या small कह लीजिए, would have the majority as refugees and exiled in their own country? It was so bizarre. I said, are there Germans who are refugees and exiles in Germany? Are there Brits who are refugees in Britain? Are Americans who are refugees in America? Why are 7 lakh Hindus refugees in Hindustan, in Hindu Rashtra? So obviously there was some kind of discrimination happening, bordering on abject apathy. And that materialized rather shockingly and tragically when the Supreme Court, in fact the Chief Justice, now he's retired, so I can say it without fear of contempt of court, he should have been impeached for what he said. He said he refused to reopen cases of criminalities against Kashmiri Hindus because, quote, too much time had elapsed. Suddenly we've become a nation that started measuring justice in terms of time. What can be more unjust than that and cruel than that? Especially because 6 months after he made this judgment, the Supreme Court ordered the setting up of an SIT to look into the cases of criminality that happened against Sikhs in the 1984 genocide, Sikh genocide that happened 6 years before the Kashmiri Hindu genocide. So there are 2 rules in this country. And I came on a debate that happened that day, and I said, we are second-class citizens. A week later, another discrimination came into my view, and I said, we are third-class citizens, and fourth class, and fifth class. So by the time I was writing this book, we were 8th-class citizens. And you see, one must realize that every Indian
in this country, beloved country of ours, has been discriminated against at some point of time. And this discrimination is, in one sense, religion agnostic, class, caste agnostic. हर किसी को लगा है कभी ना कभी कि वो discriminate हुआ है. But constitutionally, legally, socially, educationally, according to me, it's only the Hindus that have been discriminated against. And this is what this book is about. This book is not about the discrimination that Hindus have faced, that many Muslims have faced, Sikhs have faced, Christians have faced, everyone has faced. This is how constitutionally and legally Hindus have been discriminated against, how acts and laws have been passed in our parliament that continue unabated this abject discrimination against only the Hindus. And when a state does it legally, it is called apartheid, because the state makes the rules. So people will say, oh, but this is the law. Well, it's an unjust law, and that is what apartheid is. For example, we call ourselves a secular state. Why is it that only the Hindu temples are controlled by the state? That makes a mockery of what secularism's definition is, but in any case, why should only the Hindu places of worship be controlled by the state? The land that the Hindu temples own be controlled and set rent upon by the state. What about the mosques? What about the churches? Why should the Hindus are barred from even approaching the courts to demand that they can reclaim their demolished places of worship? How is this a democracy? I thought the cornerstone of democracy and the one rule of democracy is that any citizen in a democracy is free to approach a court to demand justice. Yahan pe a billion people can't do that. Constitutionally, they've been barred. And there are, Waqf Act is another thing that discriminates rampantly against non-Muslims. But then there is another right to education. In conjunction with the 93rd Amendment, it puts the onus and obligation only on Hindu-run schools to give 25% reservation to the economically weaker section, not to the Muslim-run schools or Christian-run schools. So what I talk about here, Mr. Jha, is not about religion or Hindus at all. In many ways, in fact, in the only way it is, please correct this injustice. This is discrimination. Forget about is happening against Hindus, it's happening against humans. That is, to cut a very long story short, I apologize for running over my time, but that is the reason why I felt the need to write this. Thank you. How does literature contribute to process of nation building? See, this literature is the mirror of, what is going on in society, right? क्या हम लोग और एक narrative, it all depends, what kind of nation one wants to build. Like there were times when we are talking about the need to correct the history which has been distorted, and which we learned in our school, we studied in our schools, and the narrative is how a narrative is built, and it's all a multi-pronged things, right? There have been books written with half truths, not giving the exact facts, and then there were kind of a psyche is being conditioned in various ways. There are movies, there's art, and there is literature in various forms. So how a narrative is built, it all depends on that. So now we are working as this resurgence of Bharat, like we are talking about the flawed narratives that have been built, and those need to be deconstructed, and we need to revisit those. Like I'll tell you one example. Again, the theme of my book is basically human relations. I'll see, when I was writing that book, उसमें आप देखें TV में serials आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, soaps, right? And we don't know what is happening. There are no moral values, and suddenly we see there are twists and turns in human relations. एक wife है, उसका suddenly कहीं से husband निकल आता है, फिर वो तीसरा एक husband निकलता है, एक husband है, and he's having one wife, and then second wife and third wife, and all these things. Why, So then, when somebody, all these wrongdoings are projected through the medium of art or through the medium of literature, we can build a nation also, and if there is and otherwise also, right? So
even when we are projecting all these things, there are OTT platform also, we see that so many things we don't like when we watch, and movies are there, and the songs, some songs like you can't sit with your family and watch or listen or watch movies, and serials भी ऐसा कुछ आता है तो बच्चों को, बच्चा 1 मिनट ज़रा बाहर जाना या टीवी बंद करने की कोशिश करते हैं, राइट? अजीब अजीब से गाने हैं, अजीब अजीब सा दो लाइक यू नो डुअल मीनिंग्स एंड सेक्सुअल ओवरटोन्स आर देयर. सो इसमें लाइक अब हम जो देख रहे हैं वही चीज़ है जो दिमाग में हम बिठाना क्या चाहते हैं. एक साइकी को हम कंडीशन कर देते हैं कि यही सच है, एंड देन यू नो इट गोज ऑन एंड आवर ब्रेन्स यू नो वर्क ऑन ऑटो पायलट मोड कि दिस इज करेक्ट. सो पीपल हु वर अर्लियर डूइंग रॉन्ग डूइंग्स, सो दे वर गिल्टी. They used to feel guilty having, you know, some affair outside of their married life, or doing some other wrong things. And when all these TV programs are there and everything, you know, being shown like this, as if they want to you know destroy the moral values, you know, that has been the conspiracy because of our invaders and all that. So that is what has been shown to us, and suddenly हमें लगता है कि नहीं ये you know this is the order of the day. गलत चल रहा है, एक टीवी प्रोग्राम खोलो वही आ रहा है, दूसरे में वो आ रहा है, OTT में जाओ तो वो आ रहा है, गालियाँ दिए जा रहे हैं, इतना गलत तो वो सब. So it all, literature, art, all these things are very important. आपको क्या दिखाना है, सो व्हाट इज़ द डिस्पेंसेशन वांट्स टू शो यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या दिखाना है. नेशन बिल्डिंग करनी है, यू हैव टू शो द मॉरल वैल्यूज़. देयर हैज़ टू बी अ रिसर्जेंस. आई हैव सीन, यू नो, देयर इज़ नाउ द नीड टू हैव रिसर्जेंस इन रिलेशनल वैल्यूज़, also in family values, in moral values as well. So if you see, like, you know, so many things need to be changed and efforts are being made, I can see that. And suddenly, like, you know, say we see, like, because there is change, where there's a will, there's a way. Like वो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा चाहते हैं. अभी सडनली हम देखते हैं सबको पहले, you know, it's like we were apologetic Hindus. मंदिर में जाने में शर्म आती है, राइट? सो अभी अनअपोलोजेटिकली एवरीबडी इज लाइक, यू नो, वेयरिंग इट ऑन देयर स्लीव्स कि आई एम हिंदू, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं भजन गा रहा हूँ. सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या हम दिखा रहे हैं और क्या हम लिख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं. सो इट ऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशन बिल्डिंग. प्लीज ऐड करना चाहूँ. श्योर. एकदम ठीक बात कही है सुमन जी ने अबाउट the extent of moral erosion, if I can say. But what I would say, that it's not, you know, restricted to the current times. I remember, you know, my mother's palm came on my eyes while watching Ram Teri Ganga Maili. वो सारी मैंने ऐसे करके पिक्चर देखी, आपको भी याद होगा वो सारी ऐसी, you know. अगर आप लिटरेचर पे जाएं तो आप देखें कि decade upon decade some quote unquote provocative, I mean Lolita was written not, you know, in the last 10 years, but, you know, 70 years ago. Marquez de Sade का जो लिखा था, आज भी लोग ठहराते हैं वो देखने के लिए. पासोलिनी की पिक्चर्स देखें. So I think morality क्या है, पहले ये डिफाइन करें. But पहले आनंद जी कह रहे थे, yes, it's true that every age determines its own moral values, and they always have, and that's of course also apparent even in our own itihasa, right? I mean, the moral values of the Ramayana are not the moral values of the Mahabharata. And the Mahabharata is obviously talking about a more complex time, where people are responding in more complex ways. Whereas the Ramayana, people are responding in fairly unidirectional, should I say, ways. You know, there is less complexity in their behavior. But there is a prosaic problem, Anand. Then again, there are 1,000 Ramayanas. Yeah, but even there, even in the 1,000 Ramayanas, the, you know, even in, you know, the Kirtivas Ramayana, or whatever, you know, choose whatever, whichever, the direction is fairly black and white. There could be some nuances, whereas the Mahabharata, of course, is infinitely complicated. You know, there are so many layers and so on and so forth. But there is a very prosaic problem, Anand. And the prosaic problem, which I think Sumanji was perhaps alluding to also. You know, we all read, you mentioned Lolita, right? And, you know, I remember Lady Chatterley's Lover and so on and so forth, right? I remember Lady Chatterley's Lover in our house was found by me on top of a wooden almirah covered in newspaper.
And it was never very clear who had read it and who had bought it. Right? Amazing. But anyway, but today, addiction to pornography, which any child can access from their phone, of the most hardcore version, is a fundamental problem. It does something to your brain. I was saying at a psychological, session at one of the, festivals that, like we know that deep meditation changes your brain, as we have mapped, many experiments have been done that Buddhist monks respond differently to anger and fear and so on and so forth. Hardcore pornography, if accessed by a human being, especially if they are young, over a large period of time, does something to their brain. And that's something for us to worry about, because here we are on one hand, a country which is the cheapest data in the world, right? Which is amazing. Look at the stuff we're able to do because of that. And yet the flip side of it, a lot of my friends said, oh, we shouldn't have blocked all these pornography sites. I understand where you're coming from, but I don't think you can take the Scandinavian argument and paste it to India, right? We're a very different, we have different contexts. We have a different context. And the very young, and we're a country where, children are now raping children. Every day in the newspapers. It worries me. Of course, there are no black and white answers to this, but it really worries me that those kids are watching, God only knows what they are watching. Every kid, I see 15-year-olds and 14-year-olds who know how to use a VPN. मैं तो अभी सीखा हूँ VPN यूज करना. वो तो पता नहीं जन्म से ही VPN पता है उनको. So this is a problem. But to go back to the question that you asked, Jha Saab, which is, देखिए, there is no such thing as objective history. हमारे देश में क्या था, हमारा हमेशा कैनोनिकल एक वर्जन होता है कि ये हमारा देश है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं. आज आप देखिए विश्व भर में चर्चिल के ऊपर पता नहीं अनगिनत बायोग्राफीज होंगे चर्चिल के. हर एंगल से उनको एनालाइज किया गया है, उनका वॉर पीरियड, उनका जन्म, उनका रिलेशनशिप वगैरह वगैरह वगैरह. हम सब कुछ एक मोनोक्रोम में देखना चाहते थे. वो जो बिपिन चंद्र ने लिख के गए थे, वही हमारा नेशनलिस्ट हिस्ट्री है. रोमिला थापर जी हमें जो उन्होंने समझाया था, वही फाइनल वर्ड है. पर वो फाइनल वर्ड नहीं हो सकता है. इतिहास में कभी ये हो नहीं सकता. The entire point of history is the fact that historians constantly revisit old material or discover new material. फॉरगटन साइंटिस्ट के अलावा नेक्स्ट थ्रिलर कौन सा आ रहा है आपका? अभी next two books are non-fictional actually. As it happens, actually क्या है कि it's been at least 5 or 6 years in the making, this book. So it's co-authored. So the next two books would be non-fiction, और उसके बाद अभी सोचेंगे next thriller क्या लिखें. ऑडियंस, So you said one thing, which is how you became confident enough to write whatever you please from very self-conscious person or a writer. So as an 18-year-old, I will say that mostly teenagers these days are like people pleaser. We please people to fit into the society. So what was the process, or how did you become that much confident to write whatever you want to write, and how to become that person? This generation is so much more aware, intelligent than what my generation was. I can't speak of, a generation previous to mine. Sorry, I didn't mean to. That was a joke. No. I think it's a process of self-discovery. And I think speed kills that. Writing goes so much hand in hand with reading. You cannot disentangle the two. In fact, Naipaul, who's one of my heroes, has written a masterful, epic essay on this, on reading and writing, So all the great writers have been great readers. You can't escape it. Because, and he said this also, there is, somebody remarked about a chess grandmaster who's like 10 or 12 or something. He said, there is no such thing as a writer prodigy, It comes from experiences.
And all his life, in all, even the novels that he wrote, supposedly that were fictional, were actually totally non-fictional. One of the greatest books that I have ever read, and I believe that his greatest book is called The Enigma of Arrival. It is so beautiful. And it is supposed to be fictional, he says it's novel. But then if you read his another masterful biography by, I think, Patrick French, if I'm not mistaken, who's no more, and Sir Vidya's Shadow, who's a very bitter biography written by Paul Theroux, and his own non-fiction stuff Naipaul has written, you'd realize that that novel is completely non-fictional. Completely. His time in Trinidad, and then when he arrives in England and he stays and, in that place Stonehenge. So, and he said it, later stages of his life, he's running out of material. He's petrified. And you would think that if you're writing fiction, why do you need material? You don't need lived experiences to write fiction. But of course you do. And I think linked to that, basically, as I said, you can't disentangle, it's intertwined, is reading. So if you don't read, or if you want to go where you want to go as a writer with speed, I think that's wrong. That's what I would say, yeah. देखिए, this is the point I was trying to make, right? Why do historians discover new material? Because those people have lived enriched lives. अगर आप जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहे, या सरदार पटेल को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहे, पर वो हम और आपके तरह, they were living, breathing people. They had their bad days and good days, their irritable moments, the moments where they were unfair and unjust, the moment that they were incredibly generous. All of this comes from having lived a life. The great Urdu poets used to say that, you can never write about love or compose a great verse about love without having had your heart broken. You have to have your heart broken in order to truly write about love. So you must live, and the act of living provides the historian material through which generation after generation will relook at history. And I think the biggest problem in India is that we think history should stop. It should stop at a Bipin Chandra, it should stop at a Romila Thapar, or whoever, you name the historian that you want to name. Actually, every new generation must rediscover history and write about it. Today, I have written about Patel. Before me, Rajmohan Gandhi 40 years ago wrote about Patel. I hope 10, 20 years later, somebody else will write about Patel, a young historian, who will tell us something new and something more vibrant than I or Rajmohan Gandhi were able to tell. And history is a living, breathing, continuous process of re-examination and re-evaluation. And we should embrace that process without worrying too much about ideology. हमारे देश में क्या होता है? It gets tied into these ideological battles. We shouldn't worry so much about them. किसी ने लिखा है, there will be another historian who will give the other perspective. And let it all fight it out in the mind of the people, in the mind of the reader. Who could have been a better prime minister in 1947? Sardar Patel or Netaji Subhash Chandra Bose? देखिए, number one, Netaji Subhash Chandra Bose, at least in the beginning, would have envisaged a very different republic from the republic that we built finally. I think Netaji Subhash Chandra Bose was very clear that we needed a certain kind of social discipline in order to build the country that we ought to build. It's very difficult to say who would have been better, because better, then I have to ask you, better in which way, right? But I do think Patel not having been prime minister, now never getting a shot, was a miss for India. Had he got one shot at prime ministership, for instance, one thing is very clear to me, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अगर पटेल साहब को एक मौका मिलता प्राइम मिनिस्टरशिप का, 70 साल पहले कश्मीर का मुद्दा तो खत्म हो जाता,
How do I know this? आप मुझसे पूछेंगे, how can you say this so in such a strong manner, with such a determined manner? Again, history tells us this. There was a point where India had to pay 55 crores to Pakistan. पटेल साहब ने कहा था, ऑलरेडी पहला अटैक शुरू हो गया है कश्मीर में, गेट पाकिस्तान ऑन द टेबल, थ्रैश आउट द इशू, बॉर्डर को फाइनलाइज करो, पैसे दे देंगे ट्रेजरी से. Pandit ji said no. All of this is historically documented, so anybody can go there and check this. Pandit ji said no, Nehru said no, Maulana Azad said no, and yet Patel may have still been able to push that through because he was the party boss and he was very strong. But Gandhi ji, Mahatma Gandhi ji went on a fast saying unilaterally पैसा देना ही पड़ेगा. तो हमने दे दिया और 75 साल से हम जो भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं. तो अगर उनको एक मौका मिलता कश्मीर का मुद्दा तो वो थ्रैश आउट कर देते. You see, throughout the modern history, world history, we've had many dictators, Stalin, Mao, Castro, Nehru. But did that shock you? This is the problem, you see, when only someone who's not belonging to the left will say that all versions of history should come out and truth be out. A leftist would never say it. Rumila Thapar would never say it because my history is the only correct version. Now all of us know that Chacha Nehru was the paragon of liberty, free speech, Democrat. We don't know the truth till now, other than anecdotal evidence that I have been providing and others have been providing on Twitter and other places. No one's written a book that in detail catalogues the draconian and almost dictatorial diktats or orders of the same so-called Democrat Nehru. I mean, he jailed editors, he banned books, he banned films, his own colleagues were jailed, historians were jailed, press objectionable act was passed. Everything that you associate with a dictator, i.e. that people say, "Aaj hum dictator ke andar reh rahe hain," he has done 10 times worse. And yet, what do we know of Nehru? That there was a cartoonist called Shankar, and Nehru said, "Don't spare me, Shankar. मेरी जैसी बनानी है, मुझे criticize करो." तो ये जो propaganda चलता है साथ में, if nobody corrects it, you need not only correction, but you also need the historians with what Hindol has said, the kind of vision that yes, it is acceptable to have two versions. Problem is, for 70 years, it was not acceptable in our country to have two versions of history. और ये होता है. देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ. मैं जब कोलंबिया में पढ़ने गया, पहला दिन डे 1 इंडक्शन में एक प्रोफेसर आके हमसे कहा, डू यू नो दैट अमेरिका के इतिहास में, पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा जर्नलिस्टों के ऊपर लीगल केस किसने फाइल किया? Obviously, everybody in the class thought some, horrendous Republican name will come out. It turned out to be Barack Obama. And there was, जो shock and awe कहते हैं ना, वो हमारे क्लास में shock and awe था. सर माफ़ी चाहूँगा, समय बस हमारे पास इतना ही है, बार बार हमें कहा जा रहा है खत्म होने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Professor Hindol Sen Gupta, author. The Sengol replica will be presented by Ms. Suman Arora, Additional Secretary, Lok Sabha Secretariat. Dr. Anand Ranganathan, author and scientist. The Sengol replica will be presented by Mr. Umesh Sharma, social media head, Sunset TV. Let's extend our heartfelt appreciation with a warm round of applause as they are honored. Thank you so much, everyone, for your contribution.